हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन वीज़ा से रिलेटेड जो हम एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं उसका पार्ट 2 है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं सीरीज़ से रिलेटेड उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये वीडियो जो हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इसलिए हैं क्योंकि हम जो हैं ख़ुद एक रियल टाइम एग्जांपल से गुजरे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक केस अप्लाई किया था और अब तो हमें जो है वो रियल एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो हम आपको गूगल से लेके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली आइल्स से रिलेटेड है। हमने आइल्स के ऊपर बात करनी है जिसमें ये कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश काउंसिल का आइल्स और जो ऑस्ट्रेलियन जो एक आइल्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सा रिक्वायर्ड है इस इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड जो का है इसमें क्या डिफरेंस होता है। मज़ीद ये कि जनरल और एकेडमिक में से कौन सा रिक्वायर्ड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हम ये वाली बात भी करेंगे कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो किस तरह से, किस चीज़ के लिए आपको कितने रिक्वायर्ड होते हैं और ये कि पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए हम जो है एंड में एक एग्जांपल जो है वो आपको कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे क्योंकि इनका जो एक पॉइंट कैलकुलेशन का जो एक सिस्टम है हम उसमें आपको करके दिखाएंगे कि कैसे अगर आपके पॉइंट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उससे आपके ओवरऑल स्कोर पे कितना फ़र्क पड़ता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आइल्स है ना वो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ऑस्ट्रेलिया दोनों जो हैं वो उसके को ओनर्स हैं और ये दोनों ही कंडक्ट करवाते हैं और कैनेडियन इमिग्रेशन वीज़ा के लिए आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। इनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में कोई डिफरेंस नहीं है अनटिल अनलेस आप प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर दोनों ही मुश्किल है और अगर आपकी तैयारी है तो दोनों आपके लिए आसान है। सेकंड ये वाली चीज़ के दो तरह से ये जो है वो एग्ज़ाम लेते हैं, एक पेपर बेस्ड होता है और एक कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो पेपर बेस्ड होता है उसमें तो आपने कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग ही होता है कि आपने लिखना है और आपको वो पेपर पे आपको जो, क्योंकि इसमें बेसिकली रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इसके अलावा लिसनिंग होता है, तो वो आपको लिसनिंग के लिए भी पेपर आपके हाथ में पकड़ाते हैं, उसके ऊपर आप लाइन वगैरह लगा के अपना सब कर सकते हैं। राइटिंग में भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें सब कुछ जो है वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर ही होता है, तो आपके पास जो है वो लाइन लगा के कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती। अब लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि इनमें से कौन से जो है वो आसान है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब सीन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उनको ये होता है कि भाई हम लिखते हैं तो या फिर स्लो वो लिखते हैं तो उनको ये खतरा होता है कि भाई हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है तो हम टाइपिंग हमारी अच्छी है, हम वो वाली चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख के जो है पढ़ा नहीं जाता है, या फिर मुझे तसल्ली सिर्फ तभी होती है जब मैं पूरी लाइन मार के हर अपने क्वेश्चन को जो है वो अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन ना कर लूँ तब तक मुझसे जो है वो सही से जो है मतलब मैं ग्रास्प नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि वैसे मतलब राइटिंग में मतलब हाथ से इतना अच्छा नहीं लिख पाते, लेकिन वो जब कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं या फिर अपने कीबोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा और बहुत तेज़ तेज़ लिख लेते हैं। तो इट डजेंट मैटर, जो चीज़ आपके लिए ईजी है वो आप यू गो फॉर दैट। बेसिकली उन्होंने ये दोनों प्रोग्राम इसीलिए निकाले हैं क्योंकि कुछ लोगों को एक चीज़ बेहतर लगती है और कुछ को दूसरी, तो डोंट गो फॉर दिस कि भाई वो उसमें कह रहा था कि वो ज़्यादा ईजी होता है। दोनों जो है वो सेम, एग्जैक्टली सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद जो है बात आ जाती है कि इमिग्रेशन के लिए जो है वो कौन से टाइप जो है वो रिक्वायर्ड है, जनरल या फिर एकेडमिक। अब मैं आपको बता दूं कि जो इमिग्रेशन या फिर वर्क रिलेटेड जो वीज़ाज़ होते हैं ना उनमें ये मोस्टली जनरल ही रिक्वायर करते हैं। जो पढ़ाई रिलेटेड होते हैं जिसमें आपने अगर आपका एजुकेशन वीज़ा वगैरह कोई लगना है तो उसके लिए जो है वो एकेडमिक रिक्वायर्ड होता है। तो हम जो चूँकि इसकी बात कर रहे हैं इमिग्रेशन वीज़ा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जनरल ही रिक्वायर्ड होगा। अब कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसमें जो एक्सप्रेस एंट्री है जिसके ऊपर हम बेसिकली बात करें उसके 3 आगे से जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू जो है आप जा सकते हैं।
एक है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, उसके अलावा फेडरल स्किल्ड ट्रेडर प्रोग्राम और फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये 3 क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो चूँकि सिर्फ आइल्स के ऊपर है तो मैं आइल्स को लेकर चलूँगी। अब जो IRCC है यानी कि जो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा जो एक इनका इदारा है, उसके तहत जो है एक जो इनकी फ़ाइल है, कोई भी है जो आपने अपने फ़ाइल वगैरह इनको सबमिट करवाई हुई है, तो उसके प्रोसेस में जो है वो 6 महीने और इससे ज़ायद का वक्त भी लग सकता है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि इस सब मुद्दत के लिए आपका जो है जो आइल्स है वो वैलिड हो। अब आइल्स वैसे तो टू ईयर्स के लिए वैलिड होता है, तो अगर आपने लेट्स से कि आपका 1 साल का सिर्फ आइल्स बचा, तो कम से कम आप इतना मार्जिन रखें कि आपके पास 1 साल का जो है 1 साल का जो आइल्स है वो आपके पास वैलिड हो। अब जब आपने रेजिडेंसी मतलब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आपको जो मिनिमम लैंग्वेज इनकी जो प्रोफिशिएंसी है ना, जो इनका एक कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, CLB जिसे ये कहते हैं, वो आपका 7 रिक्वायर्ड है। अब ये जो है मिनिमम है, मतलब मिनिमम इन द सेंस कि आप इसके लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन ये आपके पॉइंट्स जो है ना वो बहुत कम कर देगा। अब चूंकि ये एक्सप्रेस एंट्री है, इसके अंदर जो है वो स्किल्ड वर्कर जा रहे होते हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे होते हैं, तो मोस्टली जो इसकी वजह से ना इसका जो वो होता है ना वो बहुत हाई हो चुका होता है, जो आपका स्कोर होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर इफ़ यू वांट कि भाई आपका स्कोर हाई हो, तो आपको अपने आइल्स के ऊपर जो है वो पूरी तरह से तवज्जो देनी पड़ती है कि आपका जो CLB है वो सिर्फ 7 मिनिमम ना आए बल्कि मैक्सिमम आ सके। अब एक और आपकी जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 4 एतबार से देखी जाती है कि जी आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी स्पीकिंग कैसी है, आपकी रीडिंग कैसी है और ये कि आपकी लिसनिंग कैसी है। तो इन सब में जो है ना आपके स्कोर्स सब में इंडिविजुअली जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब आप जो हैं ये वाली चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप CLB 4 या इससे कम नंबर लेते हैं ना तो आपको 0 नंबर मिलते हैं, मतलब इसके फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप 10 तक ले लेते हैं, CLB 10 तक ले लेते हैं, तो आपको इसके मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं जो कि 34 है या फिर 32 हैं इन द केस इफ़ यू आर मैरिड। अलबत्ता लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा में जो है ना वो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्ड वर्कर जाते हैं इसमें, तो कुछ लॉयर्स होते हैं, कुछ नर्सेज होती हैं एंड एट्सेट्रा, तो इन सब के लिए डिफरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे लॉयर्स के लिए मोस्टली वो 7 जो है मिनिमम रिक्वायर करते हैं, लेकिन CLB 7 नहीं, ओवरऑल 7 बैंड, जबकि जो नर्सेज वगैरह हैं उनका 6.5 to 7 भी चल जाता होता है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने एक अच्छा स्कोर लेना है ना, तो दिस इज़ व्हाट समथिंग दैट आई विल सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि आपका लिसनिंग में 8 स्कोर आए, जबकि जो आपका उसमें है बाकी तीनों में आपका जो है वो 7 जो है वो भी चल जाएगा। लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि आपका लिसनिंग में 8 लाजमी है। इससे जो है आपके वो मैक्सिमम पॉइंट्स तो नहीं बनते खैर, लेकिन ये कि आपको एक अच्छा बड़ा एक मार्जिन जो है वो मिल जाता है और इससे जो है आपको एक अच्छा एक आपका जो है ना चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगी उसके ऊपर, अपने जो इनका पॉइंट कैलकुलेटर है उसके ऊपर, कि अगर हम जो हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं पॉइंट्स, जैसे 7 से के बजाय हम लोगों ने 6.5 कर दिया, तो लिसनिंग में या फिर रीडिंग में या किसी एक भी चीज़ में तो हमारे पॉइंट्स के ऊपर ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स गेट इनटू दैट। तो अब हम देखें, इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये इनकी वेबसाइट है जिसके जहाँ पे हम पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, cic.gc.ca है। अब मैंने इसको फिल करके रखा हुआ। मैं आपको बताती चलूँ कि हम पॉइंट कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल से डिस्कशन होगी, तो आप इसको लेके परेशान ना हो। फ़िलहाल चूंकि मैं आइल्स के ऊपर सिर्फ बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ आपको आइल्स का पोर्शन दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जी एक अच्छे नंबर हैं, अगर आप 7
जो है वो स्पीकिंग में, लिसनिंग में 8 और बाकी रीडिंग और राइटिंग में भी 7 स्कोर ले लेते हैं, तो उसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है आपके नंबर्स पे वो ये पड़ता है कि आपके माशाल्लाह से नंबर इस वक्त 485 हैं। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ा सा भी कम करती हूँ, जैसे लेट्स से मैं स्पीकिंग को जो है इस वक्त 7 की जगह 6.5 कर देती हूँ और मैं दोबारा से जो है वो स्कोर जो है वो कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक किया और अब मैं अपना स्कोर देखती हूँ तो स्कोर 428 हो गया हुआ है। तो इट्स अ ह्यूज जंप और बहुत ज़्यादा आपको एकदम से आपको डिफरेंस महसूस होगा 485 से 428 पर आना, और आपके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यही मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको चाहिए कि आप जो हैं वो अपने आइल्स के ऊपर फोकस करें। अब मैं इसको 7 ही रहने देती हूँ, लेकिन मैं लिसनिंग में चेंज कर देती हूँ, 7.5 कर देती हूँ। तो अगेन मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो फिर 428 ही है। अगेन 485 से 428 का जंप जो है वो बहुत बड़ा जंप है। इस अब मैं आपको फिर यही मैं आपको बता दूं कि देखें, जिस तरह से मैंने आपको ये करके दिखाया है कि 7 की जगह अगर आपने 6.5 स्कोर करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा जंप आ जाएगा आपके स्कोर्स में। तो अपने आइल्स के ऊपर फोकस करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ आपके जो सवाल होंगे वो कुछ क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर मज़ीद आपके कोई सवाल हैं, कोई क्यूरी है, तो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन आवर फेसबुक पेज। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।